नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी अनोखी और रोचक कहानियाँ। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके हमारी वीडियो को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब करें। आपका हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आज की कहानी का सफर शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हम सब ने सुना था कि अनिका भी यहाँ पर उस कविन अवंतिका की उस क्लोज सिक्योरिटी गार्ड के क्वार्टर में पहुंच जाती है। वहां जाकर अब वो वहां पर उससे पूछती है कि प्लीज आप मुझे बताइए ना कि कौन थी कविन अवंतिका। ये सुनते ही अब वो बूढ़ी औरत अब वो अनिका को एक मिरर के सामने खड़ी कर देती है और अब वो यहाँ पर कहती है ये बिल्कुल कविन अवंतिका ही थी। अब यहाँ पर मिरर में अनिका खुद को ही देखती है और अब वो उससे पूछती है कि प्लीज आप मुझे बताइए उनके बारे में सब कुछ। अनिका की इन बातों को सुनकर अब वो बूढ़ी औरत अब यहाँ पर अपने उन्हीं ख्यालों में चली जाती है कि किस तरह से यहाँ पर पीरामल रियासत की फ्रांस में नींव रखी गई थी। उस रियासत की पहली रानी अनंता थी, लेकिन उन्होंने रानी की पदवी पर बैठने से साफ मना कर दिया था और उसके बाद किंग ने रानी अवंतिका को रानी की पदवी दी थी और अनंता को महारानी की। अब यहाँ पर रानी अवंतिका जो कि अनिका की तरह ही दिखती थी, उनके बिल्कुल लंबे बाल थे और उनकी गहरी गहरी आंखें थी। वो अपनी फाइटिंग आउटफिट पहनकर वो अभी अपनी प्रैक्टिस कर रही थी। बूढ़ी अम्मा यहाँ पर अभी उन्हीं ख्यालों में होती है कि तभी जब वो यहाँ पर कविन अवंतिका अपनी फाइटिंग आउटफिट में जब अपनी प्रैक्टिस कर रही थी तो तभी उनकी एक क्लोज सिक्योरिटी गार्ड वहाँ पर उनके पास आती है और कहती है, रानी साहिबा, मेरे ख्याल से अभी आपकी फाइटिंग का समय काफी हो गया है, इसलिए अब आपको देखिए चेंज कर लेना चाहिए। अब यहाँ पर अपनी सिक्योरिटी गार्ड की ये बात सुनकर अब यहाँ पर कविन अवंतिका कहती है, लेकिन अभी तो हमें और भी प्रैक्टिस करनी है ना। इधर उनकी इस बात को सुनकर अब यहाँ पर ये उन बूढ़ी औरत यानी कि उनकी वो क्लोज सिक्योरिटी गार्ड कहती है, देखिए राज्यसभा का समय हो गया है, इसलिए हमें वहाँ भी तो चलना है। अब अपनी सिक्योरिटी गार्ड की ये बात सुनते ही अब अवंतिका कहती है, जया तुम हर बार कैसे मुझे टाइम पर इन्फॉर्म करने के लिए आ जाती हो। हाँ, क्योंकि यहाँ पर उनकी क्लोज सिक्योरिटी गार्ड का नाम जया था, इसलिए वो जया से ये सवाल करती है, क्योंकि जब भी रानी साहिबा का कोई भी जरूरी काम होता था तो जस्ट उससे कुछ समय पहले ही वो उन्हें एक बार रिमाइंड कराने के लिए आ जाती थी। एनीवे, सच में तुम्हारे काम की मैं जितनी तारीफ करूँ ना जया, उतनी ही कम है। वैसे शुक्रिया कि तुमने मुझे याद दिलाया। अब इस बात पर अब जया कहती है, रानी साहिबा देखिए, ये हमारा काम है। हम यहाँ पर आपकी क्लोज सिक्योरिटी गार्ड ही नहीं बल्कि मैं आपकी एक वेल विशर भी हूँ और मैं नहीं चाहती कि आप अगर अपना कोई भी काम अगर भूल जाएं या कोई भी ऐसी सिचुएशन हो कि आपको कभी याद ना रहे, तो मैं नहीं चाहती उसकी वजह से आपके काम पर किसी भी तरह का डिले हो या आपके काम पर किसी भी तरह का इफेक्ट हो। क्योंकि देखिए, पीरामल रियासत को सच में आप जैसी एक बेहतरीन रानी मिली है और उसकी विरासत पर सच में मैं आपको देखकर बहुत ही खुश हूँ। इसलिए हम तो बस अपना काम कर रहे हैं और वैसे भी वो तो अच्छा हुआ कि आप यहाँ पर अपनी तलवारबाजी की प्रैक्टिस कर रही हैं। देखिए रानी साहिबा, अगर आप अभी यहाँ पर मुझे प्रैक्टिस करती हुई नहीं मिलती और अगर आप अभी ये समय अपनी लैब में बिता रही होती ना, तो आपको बुलाना तो मेरे लिए सच में मुश्किल हो जाता, क्योंकि आपकी लैब में जाकर तो मैं आपको कैसे ही बुला पाती। इधर उसकी इस बात को सुनकर अब यहाँ पर अवंतिका के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और वो कहती है, हाँ, ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही। आज हम यहाँ पर अपनी तलवारबाजी की प्रैक्टिस में लगे हुए थे। आज हमने सोचा कि आज लैब में जाना कैंसिल कर देते हैं। वैसे तुमने अभी थोड़ी देर पहले कहा ना कि आज राज्यसभा है, तो वैसे आज का राज्यसभा का टॉपिक क्या है? उसके ऊपर क्या महारानी ने कोई अपना फैसला सुनाया है जिस टॉपिक के ऊपर ये राज्यसभा की जा रही है? अब यहाँ पर उसकी इन बातों को सुनकर अब यहाँ पर इससे पहले कि जया कुछ भी कहते कि तभी महारानी अपनी बात को आगे ही बढ़ाते हुए कहती है, एनीवे, क्या जो किंग ने फैसला लिया था क्या उसी के
उसी फैसले को ही अमल करना है, यानी कि महारानी ने अभी कोई फैसला नहीं दिया। इस बात पर अब जया कहती है, रानी साहिबा एज यूजुअल अभी तक महारानी ने ऐसा कोई भी डिसीजन नहीं लिया है। तो अब आप समझ ही सकती हैं कि अगर महारानी का अभी तक कोई भी आदेश नहीं आया है, उनका कोई भी फैसला नहीं आया है, तो जो राज्यसभा के लिए जो किंग ने फैसला लिया था वही माना जाएगा। इस बात पर अब यहाँ पर रानी साहिबा कहती है, ठीक है, फिर अगर ऐसा ही है तो जया ऐसा करो, तुम अपनी तैयारी करो, हम वक्त पर वहां पर आ जाएंगे। देखिए, मुझे पूरी तरह से भरोसा है कि आप अपनी तैयारियों में किसी भी तरह की कमी नहीं छोड़ेंगी। मुझे अच्छी तरह से पता है कि आपके जैसी क्लोज सिक्योरिटी गार्ड इतनी बेहतरीन मैं सच में पता नहीं कोई किसी को अपने लिए रख भी पाती या नहीं। सच में आपके काम को देखकर मैं आपसे बहुत ही प्रसन्न हूँ। इसलिए मुझे पता है कि आपके काम में किसी भी तरह की आज भी कोई भी कमी नहीं होगी, मैं ये उम्मीद करती हूँ। इधर उनकी इस बात पर अब जया कहती है, जी रानी साहिबा, बस आप जल्दी से तैयार होकर आ जाइए, हम तब तक सारी की सारी तैयारियां करते हैं। और ये कहते हुए ही जया भी यहाँ पर वहाँ से उन्हें ग्रीट करते हुए चली जाती है और वो फिर से अपने काम में लग जाती है। तो वहीं जया के जाने के बाद अब यहाँ पर कवि अवंतिका अभी अपने ही मन में कहती है, वैसे सच में मानना पड़ेगा गुरुदेव के इस शिष्य को, उन्होंने सच में बहुत ही अच्छा काम किया है। उसने पीरामल रियासत एक बार फिर से खड़ी कर दी है। अरे जिस पीरामल रियासत की नींव ही हिल गई थी, जो खत्म ही हो गई थी, लेकिन देखो उन्होंने अपनी मेहनत से फिर से इस रियासत को खड़ा कर दिया। सच में गुरुदेव ने क्या हीरा चुना था। हाँ, सच में उनके शिष्य का कोई जवाब नहीं। वैसे गुरुदेव के पास शिष्य तो कितने थे, लेकिन इतने शिष्यों में से उन्होंने जो एक को छाटा और सच में वो उनकी बिल्कुल उम्मीदों पर खड़ा भी उतरा। इस बार और यहाँ पर देखो, अब की बार जो ये पीरामल रियासत खड़ी हुई है वो बिल्कुल सुचारू रूप से अब अपना कार्य कर रही है। वैसे अनंता ने मना क्यों किया होगा, मुझे तो ये समझ में ही नहीं आ रहा। जब अनंता को यहाँ पर रानी बनने का मौका मिला था तो अनंता ने उस मौके को गंवाना नहीं चाहिए था, बल्कि हमारी जगह पर उन्हें ही यहाँ पर इस राज्य महल की रानी बनना था। क्या वो सच में अभी भी गुरुदेव से नाराज है? जो उस समय गुरुदेव ने अनंता को कहा था, क्या उन सब बातों को वो भी अपने दिल से लगा कर बैठी है, जिसकी वजह से उसने इस रियासत की रानी बनने से ही मना कर दिया। एनीवे, अब चाहे जो भी हो, अब मुझे तो ये कार्यभार संभालना ही है। और यही सोचकर अब रानी साहिबा अब अपने रूम की तरफ जाने लगती है, क्योंकि उन्हें जल्द से जल्द अब यहाँ पर रेडी होने के बाद उन्हें राज्यसभा के लिए भी तो आना था। इधर कुछ ही देर के वॉकिंग डिस्टेंस के बाद जैसे ही कवि अवंतिका अब अपने रूम में पहुंचती है तो अब वो सीधा ही यहाँ पर शावर लेने के लिए बाथरूम में चली जाती है। कुछ देर के बाद जैसे ही कवि अवंतिका अब शावर लेकर आती है तो वो फिर से जल्दी से मिरर के सामने खड़ी होती है और वो यहाँ पर रेडी होने लगती है। रेडी होते हुए कवि अवंतिका अब अपने मन में ही सोचती है, हे महादेव, आज तो लेट हो गया। सच में जया ने तो कहा था कि हम वहाँ पर समय पर पहुँच जाएं, लेकिन मुझे तो लग रहा है हम बिल्कुल ही लेट हो चुके हैं। और ये कहते हुए ही वो जल्दी से यहाँ पर अपनी साड़ी को बांधने लगती है, क्योंकि वो इस राजमहल की रानी थी, तो उन्हें तो अच्छे से तैयार होकर जाना ही था। इसलिए भले ही वो लेट हो रही थी, लेकिन उन्हें वो फिर भी यहाँ पर अपनी साड़ी को बड़ी ही अच्छी तरीके से बांधती है और वो अब अपने बालों को अच्छी तरह से सेट कर लेती है। अच्छी तरह से अपने बालों को सेट करने के बाद अब वो अपने बालों में यहाँ पर मोगरे का गजरा लगाकर अब अपने रूम से बाहर निकलने के लिए जैसे ही दरवाजे को खोलती है, तो यहाँ पर कवि अवंतिका ने जैसे ही दरवाजा खोला, उसके सामने फिर से यहाँ पर जया ही खड़ी हुई थी। जया जो कि वहां पर राज्यसभा की सारी तैयारियां करने के बाद यहाँ पर अपनी रानी साहिबा के कमरे के आगे खड़ी थी। जया क्यों यहाँ पर इस तरह अपने सामने खड़ा हुआ देखकर अब महारानी कहती यहाँ पर अब कवि अवंतिका कहती है, आप यहाँ पर। अब वो जब उसके ऊपर नजर डालती है तो वो देखती है कि जया के हाथों में तो पूजा की थाली थी। जया ने यहाँ पर पूजा की पूरी तैयारियां पहले से ही कर ली थी, क्योंकि वो जानती थी कि उसकी महारानी चाहे कितना भी लेट क्यों
ना हो, लेकिन वो महादेव के मंदिर में तो जाती ही जाती है। वो उनके मंदिर में जाना कभी भी नहीं भूलती। इसलिए यहाँ पर वो पहले से ही थाली को तैयार करके आई थी और वो यहाँ पर अब कभी अवंतिका से कहती है, रानी साहिबा चलें, देखिए हमें पता है कि अभी आपको महादेव के मंदिर में भी तो जाना है, इसलिए जब तक आप रेडी होने लगी तब तक मैंने सोचा क्यों ना मैं पूजा की थाली को तैयार कर दूं, ताकि आप जो भी लेट हो रही हैं आपको ज़्यादा समय ना लगे। इधर जया की ये बात सुनते ही अब अवंतिका कहती है, क्या बात है जया, सच में तुम हमारी हर एक चीज का इतना ध्यान रखती हो ना, मानना पड़ेगा। सच में अगर तुम मेरे इस तरह से मेरा साथ ना दो तो शायद हम तो बहुत ही लेट हो जाएं। एनीवे अब चलो जल्दी से, क्योंकि फिर हमें राज्य महल में वापस भी तो आना है ना। अब उनकी इस बात पर अब जया कहती है, हाँ रानी साहिबा चलिए चलिए, और वैसे भी आप इस कांजीवरम साड़ी में बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं। क्षमा करना रानी साहिबा, हम आपकी प्रशंसा किए बगैर आपको अपने आप को नहीं रोक सकते। ये सुनते ही यहाँ पर अवंतिका कहती है, अगर तुम्हारा मुझे मस्का लगाना पूरा हो गया हो तो जया चलें, क्योंकि देखो आप हमें कुछ ज़्यादा ही मस्का लगा रही हैं। मुझे पता है हम इतने भी सुंदर नहीं लग रहे। इस बात पर अब जया कहती है, नहीं रानी साहिबा, आप ये क्या कह रही हैं, सच में आप इस साड़ी में बहुत ही सुंदर लग रही हैं। हम आपको कोई भी मस्का नहीं लगा रहे हैं। मैं आपकी जितनी तारीफ करूं उतना ही कम है। सच में मेरे पास आपकी तारीफ करने के लिए ज़्यादा शब्द भी नहीं है। अब उनकी इस बात को सुनकर अब यहाँ पर कवि अवंतिका कहती है, ठीक है हो गया, चलो अब चलते हैं। और इधर उनकी इस बात को सुनकर अब जया भी हाँ में अपना सिर हिला देती है। तो वहीं वो दोनों हुए भी राजमहल से बाहर निकलकर अब महादेव के मंदिर की तरफ जाने लगती है, क्योंकि सच में कवि अवंतिका का सबसे पहले काम महादेव के मंदिर में ही जाना होता था, खासकर जब वो यहाँ पर अपना कोई विशेष काम करने के लिए रेडी होती थी। इधर कुछ ही देर के सफर के बाद वो जैसे ही यहाँ पर मंदिर में पहुँचती है तो उन्हें देखकर वहाँ पर भीड़ उनके लिए रास्ता बनाने लगती है, क्योंकि वहाँ पर मंदिर के बाहर पहले से ही बहुत ज़्यादा ही मंदिर के लिए भीड़ लगी हुई थी। ये देखकर अब रानी साहिबा कहती है, महादेव के नज़र में उनके सारे ही बच्चे बराबर हैं, तो देखिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें यहाँ पर आने के लिए कोई भी स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं चाहिए। जिस तरह से आप सभी यहाँ पर लाइन में लगे हुए हैं, हमें भी बस उसी तरह से एक नॉर्मल इंसान की तरह लाइन में लगना है। हम यहाँ पर कोई भी महारानी होने के नाते आप सब लोगों से पहले नहीं जा सकते, क्योंकि आप सब लोग मेरे से पहले यहाँ पर महादेव के दर्शन के लिए आए हैं। इधर रानी अवंतिका की ये बात सुनते ही अब सभी प्रजा उनके लिए तालियां बजाने लगती हैं, क्योंकि उनकी इस इतनी अच्छी बात को सुनकर अब सभी प्रजा के मन में रानी अवंतिका का सम्मान अब और भी बढ़ जाता है। सच में उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि उनकी रानी अवंतिका इतनी डाउन टू अर्थ है, उन्हें अपने प्रजा की इतनी परवाह है कि वो इस समय पर जहाँ वो सबसे पहले महादेव के दर्शन कर सकते थे, अभी भी वो यहाँ पर अपनी नॉर्मल प्रजा के साथ लाइन में लगी हुई है। इधर यहाँ पर कुछ देर के इंतजार के बाद जैसे भी यहाँ पर रानी अवंतिका का नंबर आया तो वो अब यहाँ पर अपना नंबर आने के बाद महादेव के सामने अब यहाँ पर पूरी विधि के साथ अब अपनी पूजा करने लगती है। अपनी पूरी विधि के साथ पूजा करने के बाद अब रानी अवंतिका यहाँ पर फिर से उस थाल को अब जया को दे देती और वो फिर से दोनों ही यहाँ पर राजमहल की तरफ जाने लगती हैं। तो वहीं जब वो वापस लौट रही थी तो अब जया कहती है, रानी साहिबा, आप हमेशा से ही महादेव की पूजा करते हुए आई हैं, लेकिन आप महादेव से क्या मांगती हैं, क्या आप हमें बता सकती हैं? देखिए बस ऐसे ही मेरा मन किया आपसे पूछने का, लेकिन अगर आपको मेरा ये सवाल ठीक नहीं लगे तो कोई बात नहीं, आप इसका जवाब मत देना। इधर जया की ये बात सुनते ही अब रानी साहिबा कहती है, देखिए जया, जरूरी नहीं है कि पूजा हमेशा कुछ मांगने के लिए ही की जाए,
क्योंकि मैं कभी भी अपने महादेव से कुछ मांगने के लिए पूजा कभी भी नहीं करती हूँ। इवन मैं तो उन्हें थैंक यू बोलने के लिए पूजा करती हूँ, क्योंकि थैंक यू बोलने के लिए भी तो पूजा की जाती है। अरे हमारे महादेव ने हमें इतना जो कुछ दिया है, बस उसी का थैंक यू अदा करने के लिए। इस बात पर अब जया कहती है, सच में आपकी सोच तक तो कोई भी नहीं पहुँच सकता है रानी साहिबा। आप सच में कितना अच्छा सोचती हैं। पता है रानी साहिबा, आपकी ये सब बातें ही आपकी प्रजा के दिलों में आपके लिए और भी प्यार जगा कर रखती हैं। सच में आप कभी भी एक रानी होने का रुतबा कभी भी लोगों के सामने पेश नहीं करती, और इसीलिए मुझे आपसे बात करने में बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि अगर देखा जाए तो आप मेरी रानी साहिबा हैं और मैं बस एक छोटी सी सिक्योरिटी गार्ड। लेकिन देखिए, आपके साथ मुझे ऐसा लगता है बातें करने में ही जैसे मैं अपनी किसी दोस्त से बात कर रही हूँ। इधर जया की ये बात सुनते ही रानी अवंतिका के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और वो बस यहाँ पर विंडो से सामने की तरफ ही देखने लगती है। इधर कुछ ही देर के सफर के बाद वो दोनों भी यहाँ पर राजमहल पहुंच जाते हैं, और वहां जाते ही अब वो राजमहल के बने हुए हॉल में चली जाती हैं, और वहां जाने के बाद अब वो राजमहल में बनी हुई एक किंग साइज चेयर पर जाकर बैठ जाती हैं, क्योंकि अब उन्हें यहाँ पर राजसभा का भी तो आयोजन करना था। उन्हें देखकर तो अब यहाँ पर सभी अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर इस राज्यसभा के लिए जितने भी लोग आए थे वो सभी भी यहाँ पर रानी को ग्रीट करते हैं। तो वहीं अब यहाँ पर जया भी अब रानी साहिबा के बगल में जाकर अब खड़ी हो जाती हैं, और कुछ ही समय में अब जैसे ही यहाँ पर रानी अवंतिका अपनी चेयर पर आकर बैठती है तो अब यहाँ पर राज्यसभा शुरू हो जाती है। जैसे ही यहाँ पर राज्यसभा शुरू होती है तो अब यहाँ पर एक शख्स सामने आता है और अब कहता है, किंग के बिना राज्यसभा होगी? हाँ। ये सुनते ही अब रानी अवंतिका पहले तो उस आदमी को बड़े ही ध्यान से देखती है कि आखिर वो आदमी कौन है, और वो अब उनसे कहती है, किंग यहाँ पर ना होकर भी उनकी नज़र यहीं पर ही है, इसलिए आप उस चीज़ की चिंता मत कीजिए। आप हमारा वक्त जाया कर रहे हैं। देखिए, राज्यसभा को शुरू कीजिए। किंग यहीं पर ही हैं। वो अलग बात है कि वो हम सबको दिखाई ना दें। इस बात पर अब वो आदमी कहता है, रानी साहिबा मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरा ये कहने का मतलब नहीं था। मैंने तो ये सब इसलिए पूछा है क्योंकि मुझे यहाँ पर किंग कहीं पर भी दिखाई नहीं दिए, इसलिए मेरे मन में ये सवाल आया और मैंने ये सवाल पूछ दिया। एनीवे, मैं अपने पॉइंट पर आता हूँ। रानी साहिबा, राजमहल से दूर बसे एक गाँव में कुछ लोग इलीगल काम कर रहे हैं। अब यहाँ पर जैसे उस शख्स की बात यहाँ पर रानी अवंतिका ने सुनी तो ये सुनते ही अब अवंतिका कहती है, क्या ये खबर सही है? क्या ये 100% श्योरिटी के साथ कह सकते हैं या फिर ये कोई झूठ है? देखिए, अगर इसमें कुछ भी झूठ हुआ तो यहाँ पर उन्होंने इतना ही कहा था कि उनकी इस बात पर ही वो आदमी कहता है, रानी साहिबा मैं सच कह रहा हूँ। अगर ये खबर झूठ निकली तो देखिए, आप मुझे जो भी सजा देना चाहें आप मुझे दे सकती हैं, क्योंकि जो खबर मैं आपको दे रहा हूँ वो 100% सच है। और इधर ये सुनते ही अब रानी अवंतिका भी यहाँ पर अपनी क्लोज सिक्योरिटी गार्ड की तरफ देखती है। जैसे ही रानी अवंतिका ने अपने गार्ड की तरफ देखा तो उनकी गार्ड अब यहाँ पर अपने आप को थोड़ा सा और भी रानी अवंतिका के पास लेकर आती है और नीचे की तरफ झुक जाती है। तो इधर यहाँ पर अब रानी अवंतिका अब जया से कहती है, हमारे आदमियों को तैयार करवाया जाए जया, हम इसी वक्त वहां पर जाकर देखना चाहते हैं, और हम अगर वहां पर सच में ऐसा कोई इलीगल काम हो रहा है तो देखिए, हम उनके ऊपर अभी के अभी अटैक करेंगे, क्योंकि हम ऐसे किसी भी काम को बढ़ावा नहीं दे सकते हैं। ये हमारी प्रजा के हित में बिल्कुल भी नहीं होगा। अब यहाँ पर रानी साहिबा की इस बात पर अब उनकी एक क्लोज सिक्योरिटी गार्ड कहती है, जी रानी साहिबा, जैसे आपकी इच्छा। मैं बस अभी सभी को तैयार होने के लिए कह देती हूँ। और ये कहते हुए ही कुछ ही देर में जया ने यहाँ पर अब अपने आदमियों को रेडी वहाँ पर करवा दिया था, और वो बाहर आने के बाद अब उन्हें लीड कर रही थी। वो उन्हें यहाँ पर रानी अवंतिका ने जो भी उन्हें आदेश दिया है उसके बारे में बता रही थी। यहाँ पर ये सब करते हुए ही अब यहाँ पर वो अपने मन में ही सोच रही थी, पता नहीं वहाँ पर सच में ऐसा कौन सा इलीगल काम हो रहा होगा। हम अपने राज्य
के आसपास ऐसा कुछ भी होने ही नहीं देंगे। और इधर कुछ देर के बाद जैसे ही वो सभी वहाँ पर पहुँचते हैं तो ये सभी अब वहाँ पर अटैक करने लगते हैं, क्योंकि जैसे ही यहाँ पर ये सभी आकर देखते हैं तो उस आदमी की कही हुई बात बिल्कुल सस्ती, यहाँ पर सच में ही कुछ लोग इलीगल काम कर रहे थे। इसलिए ये सब देखते ही यहाँ पर ये सब उनके ऊपर अटैक करने लगते हैं। तो वहीं सामने से भी अब इनके ऊपर बराबर में ही अब अटैक होने लगता है। दोनों ही तरफ से लोग एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे थे। इधर रानी अवंतिका अभी अपने हर एक वार से अपने दुश्मनों को मार गिरा रही थी, क्योंकि रानी अवंतिका तलवारबाजी में सर्वश्रेष्ठ थी। इधर कुछ ही देर में उन्होंने इस जंग को जीत भी लिया था। तो वहीं अब उनकी क्लोज सिक्योरिटी गार्ड आकर अब उनसे कहती है, रानी साहिबा देखिए, इस बिल्डिंग के नीचे कुछ लोग अभी भी कैद हैं। हमें उन्हें रिहा कराना होगा, क्योंकि मुझे तो ऐसा ही लग रहा है जैसे इन्होंने जो ये लोग यहाँ पर काम कर रहे थे उन्होंने इन्हें कैद किया है, या फिर ऐसा हो सकता है ये उनके ऊपर अपना कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे। इधर जया की ये बात सुनते ही रानी अवंतिका कहती है, कौन है वो लोग? देखो जया जरा, हाँ वो जो भी हैं उनके बारे में पता लगाओ, और सच कहूँ तो पहले ये पूरी तरह से कंफर्म करो, और अगर सच में उन्हें कैद किया गया है तो देखो उनके एड्रेस का पता लगाकर उन्हें उनके घर में भिजवा दो। उनके घर वाले उनका इंतजार कर रहे होंगे। इधर यहाँ पर रानी अवंतिका की ये बात सुनकर अब जया कहती है, जी रानी साहिबा, जो जैसा आपका हुक्म। और ये कहते हुए ही अब जया यहाँ पर नीचे अब उस बेसमेंट की तरफ चली जाती है जहाँ पर उन लोगों को कैद किया हुआ था, और वो यहाँ पर अब उन लोगों को जेल से रिहा कराने में मदद करती है। क्योंकि वो जब नीचे जाती है तो वहाँ पर बेसमेंट में एक जेल बनी हुई थी जिसमें बहुत सारे लोगों को कैद किया गया था, और उसके बाहर एक ताला लगा हुआ था। इधर जया यहाँ पर अपने कुछ लोगों के साथ जाती है और अब वो उन लोगों को कहती है कि इस ताले को तोड़ दिया जाए। इधर जैसे ही उसके लोग अब यहाँ पर इस ताले को तोड़ते हैं तो ये सारे के सारे लोग अब बाहर आ जाते हैं, और वो भी यहाँ पर जया के सामने ही अपने हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। एक तरफ जहाँ पर जया भी अपने काम में लग गई थी इन लोगों को एक के एड्रेस जानने में और उन्हें इनके घर भिजवाने में, तो वहीं इधर रानी साहिबा भी अब अपने मन में ही कहती है, एक बार हमें भी खुद अंदर जाकर देखना चाहिए कि आखिर अंदर हो क्या रहा था। देखो ये बात तो ठीक है कि हमें खबर मिली थी कि यहाँ पर कुछ इलीगल काम हो रहा था, लेकिन आखिर वो इलीगल काम क्या था? हमें इस काम के बारे में भी तो जानना चाहिए, और जब तक हम खुद अंदर नहीं जाएंगे तो हमें कैसे पता कि ये काम कौन सा था। और यही सब सोचकर ही रानी साहिबा अब यहाँ पर अपने कदमों को अंदर की तरफ बढ़ा देती है। तो वहीं जैसे ही अब रानी साहिबा अंदर जाती है तो अब उन्हें एहसास होता है कि अंदर जाते ही कोई अब उनके ऊपर अटैक करने ही वाला था। इससे पहले कि वो अपने बचाव के लिए कोई भी स्टेप लेती कि तभी उन्हें किसी के चिल्लाने की अचानक से आवाज आती है। चिल्लाने की आवाज को सुनकर यहाँ पर रानी अवंतिका जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है तो एक आदमी उनके ऊपर अब यहाँ पर अटैक करने ही वाला था कि तभी किसी ने बीच में आकर उनके ऊपर हुए इस वार को अपने ऊपर ले लिया था, क्योंकि ये आदमी अटैक तो यहाँ पर कवि अवंतिका के ऊपर ही कर रहा था। और जैसे ही रानी साहिबा ने ये देखा तो ये देखकर तो रानी साहिबा को बहुत ही बुरा लगता है कि उनके ऊपर हो रही इस जानलेवा वार को किसी निर्दोष ने अपने ऊपर ले लिया। और वो भी यहाँ पर अब एक अटैक से ही जो आदमी अभी रानी अवंतिका के ऊपर वार करने वाला था अपने उसी एक वार से ही उस आदमी को वहीं पर ही मार गिरा देती है। अब यहाँ पर उस आदमी को मार गिराने के बाद अब वो यहाँ पर अब अपनी क्लोज सिक्योरिटी गार्ड को आवाज लगाने लगती है। इधर यहाँ पर कवि अवंतिका की जो ये सिक्योरिटी गार्ड जो कि अभी भी उन लोगों से उनके एड्रेस के बारे में जान रही थी, जैसे ही उन्हें उनकी आवाज़ सुनती है तो वो जल्दी से ही अपने उस काम को छोड़कर जल्दी से कवि अवंतिका के पास जाती है। जैसे ही वो अब यहाँ पर रानी साहिबा के पास आई तो वो देखती है कि उनकी रानी साहिबा तो यहाँ पे एक जख्मी आदमी को पकड़े हुए थी। ये वही जख्मी आदमी था जिसने कवि अवंतिका की अभी जान बचाई हुई थी। उन्हें ऐसे देखकर अब यहाँ पर जया कहती है, रानी साहिबा इन्हें लेकर देखिए, हॉस्पिटल चलते हैं। इनकी हालत बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर इन्हें अभी के अभी हॉस्पिटल में नहीं पहुंचाया गया तो हो सकता है ये अपने प्राण त्याग दें।
अब जया की इस बात पर अब रानी अवंतिका भी हाँ में अपना सिर हिला देती है और वो भी यहाँ पर जल्दी से उस आदमी को लेकर और अब हॉस्पिटल की तरफ जाने की कहती है। इधर जैसे ही यहाँ पर कविन अवंतिका ने कहा तो जया भी यहाँ पर अपने कुछ लोगों को वहाँ पर अपने पास बुलाती है और अब उसे हॉस्पिटल लेकर जाने का उनसे इंतजाम करवाती है। अब यहाँ पर ये लोग इसे हॉस्पिटल की तरफ लेकर जाने लगते थे तो जैसे ही यहाँ पर वो सब हॉस्पिटल पहुँचते हैं तो अब यहाँ पर वो डॉक्टर से कहती है इमरजेंसी है, प्लीज़ प्लीज़ इनका इलाज शुरू कर दीजिए। देखिए इन्हें कुछ भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि रानी अवंतिका को सच में काफ़ी पछतावा हो रहा था कि उनकी वजह से एक निर्दोष आदमी की जान जा सकती है। इधर उनकी ये बात सुनते ही अब यहाँ पर डॉक्टर रानी साहिबा की बात को मानकर अब उस आदमी के इलाज में लग जाते हैं। तो वहीं रानी साहिबा अब यहीं पर ही और डॉक्टर के आने का इंतजार करती है कि जब तक डॉक्टर अच्छी तरह से कंफर्म ना कर दे कि वो आदमी ठीक है या नहीं, तब तक रानी साहिबा यहाँ से फिर से राजमहल में नहीं जाने वाली थी। इसलिए यहाँ पर अब रानी साहिबा अब इधर उधर ही टहलने लगती है। इधर अब रानी साहिबा को इस तरह से टहलता हुआ देखकर अब यहाँ पर जया कहती है देखिए रानी साहिबा, आप ऐसा कीजिए, हम यहाँ पर हैं इनकी देख रेख के लिए। जैसे जो कुछ भी होता है हम आकर आपको बता देंगे। देखिए आप इस तरह से महल से ऐसे दूर नहीं रह सकती, यह आपकी सेफ्टी के लिए भी ठीक नहीं है। इसलिए आप अभी राजमहल में जाइए और हम यहाँ पर देखते हैं। जया की इस बात को सुनकर अब यहाँ पर अब रानी साहिबा कहती है ठीक है जया, तुम इनका ख्याल रखना, इनकी ये हालत मुझे बचाने में ही हुई है। देखो इनके लिए किसी भी तरह की कोई भी कमी मत होने देना। मैं नहीं चाहती कि हमारी वजह से इनकी जान जाए, नहीं तो हम कभी भी पूरी लाइफ अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे। इस बात पर अब जया कहती है देखिए रानी साहिबा, आप चिंता मत कीजिए, हम सब कुछ संभाल लेंगे। वैसे भी मुझे पूरी तरह से उम्मीद है कि इन्हें कुछ भी नहीं होगा और ये ठीक जल्दी ही हो जाएंगे। आप बस अब यहाँ से आप अभी जाइए। और ये सुनते ही यहाँ पर रानी अवंतिका कहती है ठीक है, अच्छी बात है। वैसे जो लोग वहाँ पर किडनैप थे उनकी सारी इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए जया, कि आखिर वो लोग कौन थे, वो वहाँ पर क्या करने के लिए आए थे, वो और उनके साथ वहाँ सब क्या हो रहा था। इधर रानी साहिबा की ये बात सुनते ही अब जया कहती है जी रानी साहिबा, आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। आप अभी यहाँ से जाइए। और इधर अब यहाँ पर जया की बातों को सुनने के बाद अब रानी साहिबा अब यहाँ से कहती है ठीक है जया, अभी हम यहाँ से जा रहे हैं, लेकिन हाँ देखिए इन्हें किसी भी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए, हम फिर से वही कह रहे हैं। और यहाँ पर अब जया को सारे के सारे इंस्ट्रक्शन देने के बाद अब रानी साहिबा वहाँ से जाने लगती है। तो वहीं रानी साहिबा के राजमहल में जाने के बाद इधर जया यहाँ पर अपने काम में लग जाती है, क्योंकि जब तक ये इंसान यहाँ पर हॉस्पिटल में था तब तक जया यहाँ पर इसकी पूरी देखभाल करती है। इधर कुछ दिनों के बाद धीरे धीरे अब ये आदमी अब होश में आता है, क्योंकि डॉक्टर ने यहाँ पर उसे बचा लिया था, वो खतरे से बाहर था। और जब उसे होश आता है तो अब जया उससे कहती है कौन हो तुम और तुम्हारा नाम क्या है। इधर जया की इस बात पर अब वो आदमी कहता है देखिए मेरा नाम है इंद्रजीत। और इधर उस आदमी की ये बात सुनते ही अब जया कहती है तुम वहां पर क्या करने के लिए गए थे और तुम उन लोगों तक पहुंचे कैसे, वहां पर आखिर क्या हो रहा था, क्या तुम मुझे उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे सकते हो। इधर जया की ये बात सुनते ही अब इंद्रजीत कहता है देखिए मैं वहां पर अपने आप नहीं गया था, मेरा किडनैप करके वो लोग मुझे वहां पर लेकर गए थे और मुझे वहां पर बंदी बनाकर रखा गया था। और हाँ, मेरा गाँव भीमेश्वरी गाँव है, इंडिया में बेंगलोर के पास मेरा गाँव है। इधर अब उसकी ये बात सुनते ही अब जया कहती है ठीक है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप अभी पूरी तरह से ठीक हैं, आप ऐसा कीजिए, आप अभी आराम कीजिए। और इधर अब जया की ये बात सुनते ही अब इंद्रजीत अब अपनी आंखों को फिर से बंद कर लेता है।
इधर यहाँ पर राजमहल में भी रानी साहिबा के कहने पर अब तक सभी को उनके घर सावधानी के साथ पहुंचा दिया गया था, क्योंकि जितने भी लोगों को यहाँ पर इन्होंने बचाया था वो अब तक सभी अपने अपने जगह पर सुरक्षित पहुंच चुके थे, और जितने लोग बच गए थे उन्हें काम पर यहाँ पर लगा दिया गया था, जो वापस जाना ही नहीं चाहते थे। यहाँ पर अब रानी साहिबा अपने मन में ही सोचती है, क्या क्या बात है, आज जया को यहाँ आने में काफी वक्त लग गया है, अब तक जया यहाँ पर क्यों नहीं आई। इधर रानी साहिबा भी यहाँ पर अपनी ही सोच में थी कि तभी अब रानी साहिबा को एहसास होता है कि उन्हें अपना काम कर लेना चाहिए। यही सोचकर अब वो अपने रूम की तरफ जाने लगती है। एक तरफ रानी साहिबा जहाँ पर जया के बारे में ही सोच रही थी, क्योंकि जया आज यहाँ पर रानी साहिबा के पास आने में लेट हो गई थी, क्योंकि जया आज अभी तक हॉस्पिटल में ही थी। इधर हॉस्पिटल में जया वहाँ की सारी फॉर्मेलिटीज को पूरा करने लग जाती है, क्योंकि आज फाइनली यहाँ पर इंद्रजीत को छुट्टी मिलने वाली थी। तो अब यहाँ पर उसके छुट्टी कराने के लिए वो यहाँ पर जितनी भी बेसिक फॉर्मेलिटीज थी उनको पूरा करने में लगी हुई थी। तो वही इंद्रजीत अभी अपनी ही एक गहरी सोच में था कि तभी अब उसके रूम का दरवाजा खुला। जैसे ही उनके रूम का दरवाजा खुला तो वो सामने देखकर अब कहता है, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? अगर किसी ने हमें साथ में देख लिया ना तो बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा, क्योंकि जो शख्स यहाँ पर आया था उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे इंद्रजीत पीरामल इस शख्स को बहुत ही अच्छी तरह से जानते थे, और शायद उन्होंने यहाँ पर इस आदमी के साथ कोई ना कोई तो बड़ा षड्यंत्र रचा हुआ था। इधर इंद्रजीत की इस बात पर वो आदमी कहता है, दिव्यांशी ने अपनी जगह बना ली है, राजमहल में अब तुम्हारी बारी है। देखिए दिव्यांशी तो अब तक वहां पर पहुंच चुकी है, इसलिए अब तुम्हें भी कुछ ना कुछ करके राजमहल में शिफ्ट होना होगा, चाहे किसी भी काम के बहाने क्यों ना हो। कुछ भी करके राजमहल में तुम भी घुस जाओ और हाँ, रानी साहिबा का विश्वास जीत लो। देखो ये काम तुम्हारे लिए और भी आसान हो सकता है, क्योंकि तुमने रानी साहिबा की जान बचाई है, और रानी साहिबा को यह बात अच्छी तरह से पता है, और क्योंकि मैंने सुना है वो रानी साहिबा हर किसी की बातों को सुनती है, तो इसलिए वो शायद वो तुम्हारा एहसान अपने ऊपर मान रही होगी कि तुमने उसकी जान बचाई है। और देखो तुम्हें भी बस इसी चीज़ का फ़ायदा उठाना है, इसलिए इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर तुम उन्हें अपने वापस अपने गाँव जाने से साफ मना कर देना, और उनसे कहना कि तुम्हारा इस दुनिया में अभी कोई भी नहीं है, और इसी वजह से फिर वो तुम्हारे ऊपर रहम खाकर तुम्हें राजमहल में ही कोई ना कोई काम सौंप देगी, और उसी काम के बहाने फिर तुम्हें भी राजमहल में एंट्री मिल जाएगी।